हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिटेल्स में कवर हो रहे होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है ये टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके एनसीईआरटी जो मैन बुक है उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सेकेंड बुक आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे से आपका आधा चैप्टर के थ्योरी और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में हम कवर करेंगे। बिल्कुल कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच द चेन इज फॉर्मेड बाय C1 and C4 glycosidic linkage, whereas the branching occur by the formation of C1 and C6 glycosidic linkage. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू। तो क्वेश्चन इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। पहले तो अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ दे रखा है, उसको समझने के लिए आपके सामने एक इमेज आ रही होगी। ठीक है, अब उस इमेज को देखो। यहाँ पर एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, दोनों में बेसिकली लिंकेज हो रही है, एक के C1 से दूसरे के C4 कार्बन के बीच में। तो इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब ये जो चेन है, पहली चेन और दूसरी चेन है, अब उसमें ब्रांचिंग ऑकर हो रही होगी, एक के C1 से एक के C6 से। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग C1 एंड C6 के बीच में हो रही होगी। तो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का समझ में आ गया होगा। और ये किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन का। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर इन द लिवर ऑफ एनिमल्स। तो इनमें से कौन सा पॉलीमर स्टोर होता है लिवर ऑफ एनिमल्स में? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोर होता है लिवर ऑफ एनिमल्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। अभी हमको तो ये पता है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, उसको हम केन शुगर भी बोलते हैं बेसिकली। और मैं आपको बता दूं कि 1 मोल सुक्रोज का जो होता है, जैसे कि ये सुक्रोज है, अगर ये सुक्रोज है तो इसका 1 मोल हाइड्रोलिसिस पे हमको क्या क्या देता है? इसका 1 मोल हाइड्रोलिसिस पे हमको क्या देगा? 1 मोल बेसिकली ग्लूकोज का हमें मिलता है और 1 मोल हमें फ्रक्टोज का मिलता है। ठीक है, तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो आप मेरे को बताओ। यस, ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एनोमर्स। इनमें से कौन सा पेयर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? एनोमर्स। अभी आपको एनोमर्स का मतलब पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, हम समझते हैं एनोमर्स का मतलब क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप कि एनोमर्स का मतलब क्या है। एनोमर्स जो होते हैं, यहाँ पर एनोमर्स जो होते हैं C1 कार्बन पे बेसिकली डिफरेंस होता है। जैसे कि एक ही आपकी चेन है तो यहाँ पर OH है और दूसरी आपकी चेन है तो यहाँ पर OH है। तो इस तरीके से जो इधर और उधर आपका OH लगा है, इसी को बेसिकली हम एनोमर्स कह देते हैं। दो स्ट्रक्चर के बीच में कंपैरिजन होता है इसका। बेसिकली एनोमर्स आपको साइक्लिक में देखने को मिल जाएंगे। तो साइक्लिक में आपका इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो साइक्लिक है ही नहीं, तो हम तो इसको ऑप्शन में कंसीडर करेंगे ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 एंड 3। ऑप्शन 2 को भी हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 को देखेंगे और ऑप्शन 4 को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 और 4 को ध्यान से देखेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, तो ये एनोमर हो सकता है, ये हमारा एनोमर हो सकता है। अच्छा चलो ये वाले को देखेंगे, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, अरे ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे कि ऐसा दो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दो दे रखे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें या तो एक हमें चाहिए होता है, दो इधर सेम नहीं हो सकते। कोई भी स्ट्रक्चर आप देखोगे दो सेम नहीं हो सकते, एक सेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोटीन्स जो होता है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 डिफरेंट टाइप का होता है, एक जो होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड। तो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है उसमें वो किससे स्टेबलाइज होता है?
तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डाइसेक्राइड, इफ reducing group of monosaccharide, aldehyde or ketone are bounded, these are non-reducing sugar. Which of the following disaccharide is a non-reducing sugar? इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो अब यहाँ पे आप ना अपने मन से लॉजिक लगाएंगे। पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका सुक्रोज होता है वो कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें 1 मोल मिलता है किसका? ग्लूकोज का। और 1 मोल मिलता है हमें किसका? 1 मोल हमें किसका मिलता है? फ्रक्टोज का, ठीक है। तो यहाँ पे से अब हम देखेंगे क्या कि हमें पता है कि डाइसैकेराइड्स में जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ढूंढना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो ग्लूकोज होता है वो किसके फॉर्म में होता है? पायरनोस के फॉर्म में होता है। मतलब कि उसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं? उसमें 6 कार्बन होते हैं। जबकि मैं बताऊँ आपको फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरेनस फॉर्म में होता है, उसमें टोटल 5 कार्बन होते हैं। तो ऐसा हमें स्ट्रक्चर ढूंढना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, पहला जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का है, दूसरा भी है जो ग्लूकोज का है। तो ये पे तो हमारा ये जो है हमारा ऑप्शन में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आप जब MCQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप उसे एलिमिनेट ज़रूर करके देखें, तो आप बेसिकली ईजी हो जाता है आपके लिए टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब ये जो है बेसिकली ये हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज नहीं, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन? इनमें से कौन सा विटामिन है? अभी आप मेरे को बताओ। यहाँ पे से अगर आपको नहीं पता है तो मैं ही बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड जो है एक एसिड, वो विटामिन नहीं होता। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो एक विटामिन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइन्यूक्लियोटाइड obtained by joining 2 nucleotides together by the phosphodiester linkage between the carbon atom of the pentose sugar of the nucleotide. These linkage present. तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट है 5 to 3 अभी यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ताकि आपको जो क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाए तो मैं आपको एक इमेज देती हूँ यहाँ पे। अभी आपको दिख रहा होगा ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अभी मैं आपको न्यूक्लियोटाइड का मतलब भी बता दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले आप देखेंगे न्यूक्लियोटाइड, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में आप देखोगे और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दोनों में बेसिकली आप देखोगे बेसिकली लिंकेज हो रखी होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। जो फॉस्फोरस होता है एक न्यूक्लियोटाइड पे वो 5th कार्बन पे होता है, और जो OH होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में वो 3rd कार्बन पे होता है। दोनों में लिंकेज हो रखी होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अभी आप कितनी भी लंबी चेन बनाते चले जाओगे, ऊपर जो फॉस्फोरस है वो 5 डेज रिमेनिंग रह जाएगा और नीचे OH रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ से इस लॉजिक से आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होता है, विच इज़ 5 to 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ आपको। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कुछ नहीं, जिसमें कि आपके पास फॉस्फोरस हो, जिसमें कि आपके पास पेंटोस शुगर हो, और जिसमें कि आपके पास नाइट्रोजनस बेस हो, ठीक है। तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये पॉलीमर होता है बेसिकली, तो इससे हमारा न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आने वाले क्वेश्चंस पे कि न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। पर पहले इसे देखिए। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसी से सिमिलर टर्म है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अभी आप देखोगे ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड ये होता है कि आपके पास पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, पर आपके पास फॉस्फोरस नहीं है, तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आप में इसमें से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ग्लूकोज के लिए? नॉट कीवर्ड पे हमेशा फोकस रखना है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अभी आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो अपना एल्डो हेक्सोज होता है। अभी इसका मतलब आपको समझाऊं मैं। एल्डो यानी कि एल्डेहाइड, बेसिकली CHO ग्रुप होता है इसमें ग्लूकोज में, तो ये तो सही बात है। और मैंने आपको बताया
जो ग्लूकोज है वो पायरनोस फॉर्म में होता है, मतलब कि उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये हेक्सोस भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑप्शन सेकंड को देखते हैं, ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म H हेक्सेन। बेसिकली ये सही बात है, HI के साथ हम इसे हीट करते हैं तो ये N हेक्सेन बनाता है एक स्ट्रेट चेन। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूनरस फॉर्म। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लूकोज जो है वो पायरनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पायरनोस फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज क्योंकि इसमें कितने कार्बन होते हैं, टोटल 6 कार्बन होते हैं। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड in a protein has an amino acid linked with each other in a specific sequence. The sequence of amino acid is said to be. तो यहाँ पर हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है प्रोटीन में अमीनो एसिड से लिंक्ड होता है बेसिकली, तो यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक्ड होता है। अब इस सीक्वेंस अमीनो एसिड के हम क्या किस में बेसिकली इसको क्लासिफाइड करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे जो होता है बच्चों, यहाँ पे जो सीक्वेंस की जब भी बात आए ना, तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे हमेशा टिक लगाइए, क्योंकि सबसे पहले हम सीक्वेंस ही देखते हैं अमीनो एसिड में बेसिकली। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं अमीनो एसिड को। तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, DNA एंड RNA कंटेन 4 बेसिस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। अभी मैंने आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके के होते हैं, तो वही मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली बच्चों यहाँ पर आप देखोगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो एक होता है DNA और दूसरा होता है RNA। अभी इसको मैंने बता दिया तो आप ये क्वेश्चन खुद कर दोगे। ठीक है, अभी पूछा है इनमें से कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता RNA में। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरस और पेंटोस शुगर होती है। तो नाइट्रोजनस बेस की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे आप कि जो DNA में होता है वो होता है एडेनिन, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। RNA में भी कुछ सिमिलर होते हैं, जैसे कि एडेनिन सिमिलर है, ग्वानिन सिमिलर है, साइटोसिन सिमिलर है, लेकिन इन प्लेस ऑफ थायमिन यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे उस पर आप ध्यान देते हैं। DNA RNA कंटेन 4 बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने बताया आपको RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, लेकिन RNA में क्या प्रेजेंट नहीं होता, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप ऑफ विटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। इनमें से कौन से बेसिकली बी ग्रुप है जो कि अपने बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे विटामिन B1, B2 और B6, B12 दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके नॉलेज में भी काम आएगा जब आप विटामिन पढ़ोगे। तो यहाँ पे B12 भी एक ऐसा विटामिन होता है जो कि हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। फिर से वही एक्सप्लेनेशन इसमें काम आएगा। यहाँ पर DNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे एडेनिन तो होता है, थायमिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल तो RNA में होता है, DNA में नहीं होता है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ यूरेसिल यहाँ पर DNA में थायमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिए जा रहे हैं मोनोसेक्राइड के। ठीक है, इनमें से कौन सा एनोमर है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, एनोमर्स क्या होते हैं आपको पता है ना, C1 कार्बन पे OH का बेसिकली हमें देखना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला जो कार्बन है इसमें, इसमें और इसमें, तो आप देखोगे इस वाले कार्बन से अगर बेसिकली देखेंगे तो ये दोनों एनोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एनोमर्स हो सकते हैं। अभी इस वाले इससे रिलेट करेंगे तो ये भी एनोमर हो सकता है। ठीक है, तो उसी को देखना है हमें। अब इसके लिए हमको पता करना है एक्चुअली दो कौन से एनोमर्स हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है ना हमको ये वाला, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे इसमें कितने कार्बन है टोटल, हमें देखना पड़ेगा। दो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के बीच में एनोमर देखे जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखेंगे आप, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 कार्बन है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन है टोटल। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 कार्बन है टोटल। तो ये दोनों आपस में एनोमर्स हो जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सी ग्लूकोज की रिएक्शन है जो कि सिर्फ उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही डिफाइन होती है? ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसीटेट, ये तो बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलमाइन टू फॉर्म ऑक्सीम, ये भी एक रिएक्शन है। तो यहाँ पर पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमाइन, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। पेंटा एसीटेट जो होता है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर हमको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सा डी कॉन्फिगरेशन होता है? तो डी कॉन्फिगरेशन समझने के लिए आपको यहाँ पे बस ये वाला कार्बन देख लेना होता है। जैसे ये कार्बन, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अगर यहाँ पर OH कौन सी साइड प्रेजेंट है, अपने राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो वो डी कॉन्फिगरेशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में, तो तीनों के तीनों डी कॉन्फिगरेशन में आते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आपको कौन सा सही हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, तो अगर आपको हर चीज़ पता होगी तो आप इजीली उस पर बिल्कुल टिक मार्क सही कर दोगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्मेड बाय द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनोमेरिक कार्बन इन द मोनोसेक्राइड यूनिट। इनमें से कौन सा हम बेसिकली एनोमेरिक कार्बन है मोनोसेक्राइड में? तो यहाँ पर एक तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर बेसिकली पहले कार्बन यहाँ पर जो ग्लूकोज का होता है और फ्रक्टोज का बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ पे आपको दे रखा है B और A, तो A और B इन दोनों ही कार्बन पे बेसिकली एनोमर बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यही बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बेसिकली डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आपका A और B यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। A कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड B कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 स्ट्रक्चर हमको दे रखे हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी 3 स्ट्रक्चर्स हमको दे रखे हैं। ठीक है, यूनिट्स आर लिंक्ड, विच ऑफ दिस लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स आर C1 एंड C4। इनमें से कौन से C1 एंड C4 लिंकेज बना रही है? इनमें से कौन सी C1 एंड C6 लिंकेज बना रही है? तो देख रहे हो कितना भयानक टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है। मुझे कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझ गए होगा ना तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। इसके लिए एक ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है वो आप समझ गए ना, तो आप ये चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को कर दिया करेंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के बाद वाले कार्बन को बेसिकली ट्रिक क्या है, ऑक्सीजन के जो बाद वाले कार्बन है उसको हम पहला कार्बन मानेंगे। ठीक है, तो फिर हम उसमें लिंकेज देखेंगे कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के बाद वाला पहला कार्बन, ये पहला कार्बन है, तो यहाँ पे ये पहला कार्बन है, तो लिंकेज यहाँ पे ये तो पहला कार्बन है तो यहाँ पे पहले में लिंकेज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में लिंकेज हो रही है। यहाँ पे इसमें देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे C1 एंड C4 के कार्बन के बीच में यहाँ पे लिंकेज हो रही है। तो पहले मतलब A वाले में यहाँ पर C1 एंड C4 के बीच में लिंकेज हो रही है। अब चलिए दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं कौन सी लिंकेज हो रही है। C1 C4 के बीच में हो रही है, C1 C6 के बीच में हो रही है। तो ये है अपना दूसरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, 6 कार्बन यहाँ पे होते हैं ग्लूकोज में, हमें पता है। अब यहाँ पे इसमें आ जाइए दूसरे स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन के बाद वाला पहला 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप देखोगे सेकंड वाले में C1 और C6 के बीच में बेसिकली लिंकेज हो रखी है। ठीक है, चलिए थर्ड स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4 C4 और ये वाला में ऑक्सीजन के बाद वाला पहला 1। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि टोटल 6 कार्बन है। तो यहाँ पे देखोगे आप 1 और 4 के बीच में हो रही है बेसिकली लिंकेज, तो C1 एंड C4 के बीच में लिंकेज हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो आपको याद है ना पहले वाले में क्या हो रही है,
पहले वाले में C1 एंड C4 हो रही है, तो ए C1 एंड C4, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन B और C दोनों ही C1 C6 नहीं बना रहे हैं, C वाला अपना C1 एंड C4 बना रहा है। यहाँ पे A B C1 और C4 नहीं, B वाला तो अपना C1 और C6 बना रहा है। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्या है ऑप्शन थर्ड? A एंड C आर फ्रॉम C1 एंड C4 एंड B इज बिटवीन C1 एंड C6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। तो चलिए, हमने यहाँ पर इतने अच्छे से इतने कम टाइम में सारे NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर इतने इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।